Hello friends, I hope you are doing well. Myself Himanshu Vats. Welcome to your own channel UPSC CAPF with Himanshu Vats. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने CAPF 2020 में इंटरव्यू दिया था एंड 2021 का इंटरव्यू भी मैं एलिजिबल हूँ उसके लिए। अब देखते हैं कब शेड्यूल आता है, कब उसको देना है, कब नहीं देना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं अपने CAPF 2020 के जो एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट को शेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ और भी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं उस टाइम पे फेस कर रहा था, उस टाइम पे मैं जो फील कर रहा था, ठीक है, किस तरह से वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू। एंड ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्प कर सकती है 2021 के जो इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, बिकॉज यहाँ से आपको एक बोर्ड के बारे में भी आइडिया लगेगा, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगेगा। देन इसके बाद मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी लेकर के आने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊँगा। मैंने प्रिपरेशन करी थी वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन वे में करी थी एंड डिवाइड कर करके जो पार्ट्स थे उनको किया था, लाइक डेफ को अलग से करना है एंड सिक्योरिटी अलग से करनी है। तो इस तरह से मैंने कुछ 6-7 सेक्शंस बनाए थे एंड उनके अपने अपने जो अलग अलग तरीके से नोट्स बनाना या फिर प्रिपरेशन करना वो मैंने किया था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड उसके साथ साथ लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो एंड बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ दिख जाएगा एंड जो भी लिंक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के में। तो शुरू करते हैं। तो हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं बेसिकली इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ, इंटरव्यू है क्या CAPF का। तो CAPF के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो CAPF का, जैसा आप सभी जानते हो, CAPF का एग्जाम 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, यानी कि 1/4 वेटेज। आप यहाँ से देख सकते हो कि इंटरव्यू की जो वेटेज है वो कितनी ज़्यादा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो 40, 50, 60, 70 की रेंज में रह जाते हैं, जिस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन अगर होना भी होता है तो भी नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज इंटरव्यू के इतने कम मार्क्स हैं, ये आपको बाहर कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इस 150 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, इसमें जो एवरेज स्कोर होता है वो 85 से 90 आप मान सकते हो एंड बेस्ट स्कोर जो होता है वो 113, 114, ये एक बेस्ट स्कोर आज के टाइम पे चल रहा है। बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट को 100+ मिलते हैं, तो वही सब चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में बात करें तो हमारा इंटरव्यू का जो शेड्यूल था उस टाइम पे वो आया था 18 नवंबर को एंड जो इंटरव्यू स्टार्ट थे वो थे 6 दिसंबर को। तो मेरा इंटरव्यू था सेकंड डे, यानी कि 7 दिसंबर। अब जब भी इंटरव्यू होते हैं तो वो 2 शिफ्ट में होते हैं, सुबह की शिफ्ट, एक शाम की शिफ्ट। तो मेरा सुबह की शिफ्ट में था, 9 बजे के आसपास मेरी वहाँ पे रिपोर्टिंग थी, 8:30 या 9 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले मतलब लोगों के मन में यही डाउट होता है कि किस तरह की जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे। तो वही मैं बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, बिकॉज सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट बताऊंगा वो तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, ठीक है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पे जैसा कि UPSC की जो रेड कलर की वॉल है उसके सामने सभी लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे होते हैं, मैंने भी खिंचाई थी, वो आप देख ही लेते हो थंबनेल में या फिर जो चैनल के लोगों में भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो वहाँ फोटो वोटो खिंचाने के बाद जब आपकी एंट्री स्टार्ट होगी तो CISF की जो पर्सोनल होता है, UPSC की गाइडिंग करते हैं, तो वो CISF के पर्सोनल आपकी सारी चेकिंग करेंगे, आपका जो भी जो ID वाईडी है वो सब चेक करके आपको अंदर जाने देंगे। तो जब आप एक बार अंदर पहुंच जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि क्लोक रूम वगैरह बने हुए हैं, तो CISF वाले आपके बैग वगैरह चेक करके और वो सब वहाँ पे रखवा लेते हैं। एंड उसके बाद फिर आप जब अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अंदर लेके जाते हो तो आप डॉक्यूमेंट फाइल ले जा सकते हो एंड डॉक्यूमेंट फाइल, बाकी जो भी मोबाइल फोन्स है और जो भी चीज़ें हैं सब बाहर, कोई घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल और आप, और कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। और बाकी उस टाइम पे कोविड था तो फेस शील्ड वगैरह और मास्क वगैरह वो खुद ही दे रहे थे। अभी पता नहीं इस साल जो भी होगा, जैसे भी होगा देखी जाएगी वो भी, ठीक है। तो अब जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक बड़ा हॉल है, उस बड़े हॉल के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे आपकी जो फेस की फोटो वोटो जो है खींचेगी, आपके डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे, फिर आपको कॉलम्स के अंदर बिठाया जाएगा। लाइक मेरे टाइम पे 3 कॉलम थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो मेरा जो है वो कॉलम 3 में आया था और एक कॉलम के अंदर 6 कैंडिडेट्स थे। 3 कॉलम का मतलब ये उस टाइम पे 3 बोर्ड एक्टिव थे, अभी हो सकता है 5 हो, 6 हो, कितने हो किसको नहीं पता। और एक कॉलम के अंदर 6 ही कैंडिडेट होते हैं नॉर्मली, हर बार का यही सीन है, ठीक है, 6 कैंडिडेट। क्योंकि उसका मतलब ये है कि पहले शिफ्ट में 6 कैंडिडेट्स की होगी और देन उसके अगले शिफ्ट में अगले 6 कैंडिडेट्स की जो है इंटरव्यू कराया जाएगा। तो उस कॉलम में बैठने के बाद वहाँ पे क्या होता है, UPSC का जो नॉर्मल स्टाफ है वो आपके पास आएगा, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, ओरिजिनल भी मांगेगा, फोटोकॉपी मांगेगा, आपसे आपकी फोटोज मांगेंगे, ठीक है। वो सब आप दिखा दोगे, वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो जाएगी। कोई कमी होगी तो वो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट में ये कमी, आप ये क्यों नहीं लाए, तो आप बाद में मेल के थ्रू भेज देना या जैसे भी भेज देना, वो सब हो जाता है, कोई इतना चिंता वाली बात नहीं है उसमें,
फिर उसके बाद वहाँ पे खाना वाना जो है, चाय कॉफ़ी पानी सैंडविचेस एंड बिस्किट्स, ये सब भी अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो खा सकते हो। मैंने तो खाया था, बिकॉज सुबह 8 बजे 6 बजे घर से निकले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ पे एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि यूट्यूब पे आपने वीडियोस में देखा होगा कि जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप एंट्री करते हो, तभी से आपकी चेकिंग शुरू हो जाती है, आपको देखना शुरू हो जाता है। ऐसा उनके पास इतना टाइम कहाँ है यार कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो ये भी देखेंगे वो। ठीक है, तो बिंदास खाओ, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई चेक नहीं करता। वहाँ पे कौन चेक कर रहा है? वहाँ पे कैमरा लगा के उनको क्या मिलेगा, क्या देख लेंगे वो, क्या पर्सनैलिटी पता चल जाएगी आपकी उससे। ठीक है, तो वो आप खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जब एक एक करके कैंडिडेट्स की स्टार्टिंग होती है, तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ जो स्टार्टिंग हुई थी वो 10 साढ़े 10 के आसपास जो है स्टार्टिंग हुई थी, पहला इंटरव्यू। और पता नहीं उस दिन तो वो मूड में थे, फटाफट इंटरव्यू निकालते जा रहे थे। और 10:30 के बाद तक मान के चलो कि 20-22 मिनट का एवरेज लेते हुए तो मेरा इंटरव्यू 12 सवा 12 बजे आ गया था। मैं 5वें नंबर पे था अपने कॉलम के अंदर। ठीक है, तो जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे जो है एक पर्सन होते हैं, वो आपको लेने के लिए आते हैं। हर एक बोर्ड का अलग अलग जो है पर्सन जो अलॉटेड होता है वो आपको लेने आता है, आपका नाम बोलता है। जैसे ही उन्होंने बोला हिमांशु वत्स, मेरी हवा टाइट, बिकॉज लगने लग गया कि अब मेरी बारी आ गई, अब क्या होगा कैसे होगा। तो मैं वही है ना, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ट्रांसक्रिप्ट तो आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा घबराया कि यार अब मेरी बारी आ गई है, क्या करूँ कैसे होगा। ठीक है, तो हम जाने लगने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा सर से कि सर मेरा इंटरव्यू जो है किस बोर्ड के पास है। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मुझे लगा कि ये नहीं बताना चाहते हैं। तो जब हम दूसरी बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग बिल्डिंग में होता है और आपका जो इंटरव्यू है वो अलग बिल्डिंग में लिया जाता है। तो जब दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे तो मेरे को पता चला कि वहाँ पे मेरा बोर्ड जो है वो डॉक्टर मनोज सोनी सर का बोर्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सलाह है। वो ये है कि किसी भी बोर्ड के बारे में घर से ना पढ़ के जाओ तो बेटर है। कोई धारणा मत लेके जाओ कि ये बोर्ड कम देता है, ये बोर्ड ज़्यादा देता है, ये बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये बोर्ड वैसे क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज गलती से अगर वो बोर्ड आ गया तो आपकी वहाँ बिल्कुल वाट लग जाने वाली है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूँ, काफ़ी देर तो सोचने में चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा। तो इससे बेटर है कि उनके बारे में मत पढ़ के जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे कहीं ना कहीं से सुना हुआ था मैंने कि मनोज सोनी सर का जो बोर्ड है वो थोड़े कम नंबर देता है और जो है अच्छा इंटरव्यू नहीं होता, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं जाता उनका इंटरव्यू। बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद मेरा जो ये मिथ था ये दूर हो गया। ठीक है, तो बोर्ड जब रूम के बाहर पहुंच गए तो रूम के बाहर पहुंचने के बाद मैं वहाँ बैठता हूँ चेयर पे, वो मुझे बिठा देते हैं। वहाँ पे एक रूम के बाहर एक रेड लाइट जल रही होती है, जो ऑपरेशन थिएटर वाली लाइट होती है ना, वैसे एक लाइट जल रही होती है। उस लाइट का मतलब ये है कि अंदर किसी और का इंटरव्यू चल रहा है। जैसे वो लाइट रेड से ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब उसका खत्म, अब हमारी बारी आने वाली है। तो जैसे ही मेरे से पहले वाले कैंडिडेट का खत्म होता है इंटरव्यू, तो रेड लाइट जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है और मेरी जो धक धक है वो और बढ़ने लगती है कि भाई अब तो बारी आने वाली है। मीनवाइल जब मैं बैठा था, जब तक वो रेड लाइट थी, मैं कोशिश कर रहा था उसको ना देखूं, बिकॉज उससे और ज़्यादा जो टेंशन है वो बढ़ती है। तो मैं बीच में गाना गाने लग गया था, कुछ भी, मतलब ऐसे ही मन मन में कि हिमांशु कोई नहीं, तू कर सकता है, तो ये तो वो। ठीक है, तो खुद को मतलब मोटिवेट करने के लिए। फिर जब मेरा इंटरव्यू की बारी आती है, जब मैं गेट खोलता हूँ और गेट खोल के मैं अंदर जाता हूँ, तो जब मैं अंदर जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे बोर्ड के अंदर 4 मेंबर्स हैं। डॉक्टर मनोज सोनी सर बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, 2 मेंबर्स इधर बैठे हुए हैं, 1 मेंबर इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर बैठे हुए, चारों के चारों मेल मेंबर थे, कोई फीमेल मेंबर नहीं थी। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का फियर था कि फीमेल मेंबर ना ही हो तो बेटर है, बिकॉज थोड़ा सा ना डर लगता है कि कभी मैम कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले। बिकॉज मैं थोड़ा सा क्या है, हरियाणवी टोन वैसे ही है, देसी लैंग्वेज में बोलता हूँ। कभी कुछ ऐसा ना निकल जाए जो उनको लगे कि ये तो एरोगेंट है या कुछ भी ऐसा। तो बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई भी फीमेल मेंबर जो थी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, अब जैसे ही मैं रूम के अंदर पहुँचता हूँ, मैं सर को ग्रीट करता हूँ, डॉक्टर मनोज सोनी सर को, कि गुड मॉर्निंग सर, एंड बाकी अदर सर जो थे उनको भी ग्रीट करता हूँ गुड मॉर्निंग। फिर वो मेरे को बैठने के लिए बोलते हैं, मैं बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं सेटल भी नहीं हुआ था और मनोज सोनी सर ने कुछ पूछा मुझसे। अब मुझे देखो सच्ची में समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यू आर हिमांशु वत्स, तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि टेक ऑफ योर मास्क एंड आई नीड टू वेरीफाई। ठीक है, तो मैंने मास्क वास्क शील्ड विल्ड उतारा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप शील्ड रख सकते हो यहीं पे एंड मास्क कंपलसरी है। उसके आपके सामने एक छोटी सी टेबल होती है, जो चाय नाश्ते वाली टेबल होती है ना, छोटी टेबल, उस पर एक पेन और पेपर भी रखा था कि भाई आपको कुछ लिखना है, लिखने की जरूरत पड़े तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर मैंने जैसे ही अपना मास्क पहना, तभी से एकदम से ऐसी सिचुएशन आई, बिकॉज वो दिसंबर का मंथ था और उस सिचुएशन की वजह से मेरे दिसंबर के महीने में माथे से पसीने आने लग गए थे, इतना टेंशन हो गई थी। उन्होंने मेरे को बोला, मनोज सोनी सर ने, कि हिमांशु योर मास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट। मैंने कहा यार ये क्या बोल दिया।
तो उन्होंने बोला कि आपका मास्क जो है वो सही नहीं है। तो मैंने उसको तुरंत उतारा कि मैंने देखा कि यार, उन्होंने बोला आपने उल्टा पहना है। तो मैं डर गया कि यार इतना बड़ा इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है, यहाँ पे मैं मास्क उल्टा पहन के बैठ गया हूँ, ये मतलब क्या गलती कर दी मैंने। तो टेंशन आ गई मेरे को और मेरे को पसीना आने लग गया। तो मैंने तुरंत मास्क उतारा, उसको देखा, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लो, मैंने देख लिया उस पर कि ये जो मास्क मैंने उल्टा पहना, कारण ये था कि उसकी स्ट्रिप्स उल्टी लगी हुई थी। तो मैंने सर को बोला कि सर ये मैंने मास्क उल्टा जानबूझ के पहना है, बिकॉज इसकी स्ट्रिप्स उल्टी लगी हुई है, अगर इसको मैं सीधा करके पहनूंगा तो स्ट्रिप्स क्रॉस में आ जाएंगी और क्रॉस में आती वो टूट जाएंगी। तो उनको शायद ये बात ठीक लगी होगी और फिर मैंने जो मेरे साइड में मेंबर बैठे थे मैंने उनको भी दिखा दिया। तो वो बोले कोई बात नहीं, पहन लो पहन लो। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ कि यार चलो हैंडल तो हो गई सिचुएशन, ठीक है। बिकॉज एकदम से यार ये अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन है, इसको कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये एकदम से कुछ भी आ सकता है आपके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मनोज सोनी सर ने पूछा कि मेरी फोटो उन्होंने देखी, जो फोटो वहाँ पे सबमिट हुई थी। तो अब यहाँ पे एक और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो फोटो वहाँ पे सबमिट कर रहे हो वो, और जो जैसी भेस में आप जा रहे हो वो ही फोटो सबमिट करना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट जस्ट एक सजेशन है। बिकॉज मेरी फोटो जो थी, जो मैंने दी थी, उसमें मैं बियर्ड में था और यहाँ पे मैं जो बैठा था उनके सामने वो था क्लीन शेव। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि यहाँ पे आप बियर्ड में और यहाँ पे आप क्लीन शेव हो, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर डैट। अब उन्होंने क्या इंग्लिश में बोला तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोला, तो मैंने सिर्फ ऐसी गर्दन हिला के यस सर बोल दिया, क्योंकि मुझे उनका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हाँ ये इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे कॉलेज के बारे में पूछा। मेरा डेफ जो थे वो पढ़ रहे थे, तो उनके पास तो मेरा डेफ था, बाकी मेंबर्स के पास डेफ नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसे ही बैठे होते हैं, या तो समरी शीट ले रखे होते हैं, खाली हाथ बैठे होते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा सो यू आर फ्रॉम डेट कॉलेज। तो मेरे कॉलेज का नाम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने का अगला क्वेश्चन मेरे डेफ से रिलेटेड ही कि नेताजी सुभाष का कंट्रीब्यूशन क्या था, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी सुभाष इन इंडिया फॉर इंडिया। तो मैंने उनको वही बताया, बट उनको एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी कि भाई इस कॉलेज से आया है तो कुछ तो पढ़ा होगा इनके बारे में। लेकिन मैंने वही जनरल जो एक आप भी बताते और मैं भी बताते, मैंने उस तरह का आंसर दिया, सेटिस्फाइड नहीं हुए वो। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि तो आपने नेताजी सुभाष की कोई किताब पढ़ी है। तो मैंने बोला सर सॉरी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, बट मैंने प्रिपरेशन के दौरान उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उस टाइम पे देखो क्या था कि यहाँ पे क्या होता है ना, सिचुएशन का प्रेशर होता है। मैंने यहाँ पे 2-3 वेब सीरीज देख रखी हैं, ठीक है, और मैंने मतलब 2 वेब सीरीज देख रखी है, बॉस डेड और अलाइव, और एक मूवी है बॉस 3-4 घंटे की, तो वो भी मैंने देख रखी है। लेकिन उस टाइम पे कुछ याद नहीं आया, ठीक है, मैं नहीं बता पाया उनको ज़्यादा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उनको शायद ये रियलाइज हुआ कि ये इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने अपने आप ही हिंदी में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने आप ही मीडियम को, मेरे से पूछा भी नहीं कि हिंदी में या इंग्लिश में, डायरेक्ट उन्होंने हिंदी में पूछा। तो उन्होंने मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा कि आपने नेताजी सुभाष की जो भी किताब पढ़ी है। तो ये वाला क्वेश्चन होने के बाद फिर अगला क्वेश्चन वो मुझसे पूछते हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा यस सर। तो अब यहाँ पे देखो आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, मैं घर से ये प्रिपेयर करके गया था कि दिल्ली वालों से जनरली या कहीं भी इस रीजन वालों से वो पूछते हैं कि यहाँ का ये स्पेसिफिक जो है आप कहाँ पे गए हो। तो मैं प्रिपेयर करके गया था कि 2 नाम बोल दूंगा कि मैं सर एक तो अक्षरधाम टेम्पल गया हूँ और एक हुमायूं टॉम्ब, इनको मैं याद करके गया था अच्छे से कि इनका सब कुछ बता देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ गए, उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया कि आप जंतर मंतर गए। मैं कभी गया ही नहीं जंतर मंतर। तो मैंने साफ साफ बोला कि सॉरी सर, मैं कभी नहीं गया हूँ। तो उन्होंने एकदम से ऐसे मतलब रिएक्शन बनाते हुए, तो आप जंतर मंतर कभी नहीं गए? मैंने कहा सर सॉरी, मैं नहीं गया जंतर मंतर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तो चलो ये बताओ जंतर मंतर है क्या। तो मैंने उनको बता दिया कि सर ये ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पे है। तो उन्होंने पूछा कहाँ पे है इंडिया में। तो अब वहाँ पे प्रेशर के टाइम पे मुझे वो भी याद नहीं आया, मुझे दिल्ली और जयपुर याद आया, उसके अलावा और कुछ याद नहीं आया। फिर मैंने बता दिया राजा जय सिंह वगैरह ने बनवाया था, ठीक है। तो ये बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पहली प्रेफरेंस पूछी कि क्या आपने पहली प्रेफरेंस डाली है। अब देखो यहाँ डाला मैंने CISF। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों डाली CISF पहली प्रेफरेंस। तो देखो मैंने ये फालतू की बातें ना करते हुए कि सर पब्लिक इंटरेक्शन है, ये है वो, मैंने सिंपल बताया कि सर फैमिली लाइफ है। ये आपने संतोष कुमार सर की वीडियो भी देखी होगी, उन्होंने भी साफ साफ बताया, रियलिटी बताई। मैंने तो बोल दिया था कि सर फैमिली लाइफ है एंड जो है मैं अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना पाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि CISF करती क्या है, एयरपोर्ट्स वगैरह पे क्या करती है। तो मैंने बताया कि सर CISF ऐसे ये काम करती है, फ्रिस्किंग करती है, चेकिंग करती है, ये करती है, फायर प्रोटेक्शन वगैरह करती है, एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उस पर आ गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरी ग्रेजुएशन है। उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा व्हाट इज OSI। अब देखो OSI क्या होता है क्या नहीं, उस टाइम पे पता तो था बट याद नहीं आया कुछ भी। तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, मतलब सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो बटन था वो शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट मेंबर के पास। अब नेक्स्ट मेंबर जो थे मेंबर 1, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। अब यहाँ पे मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ
यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरव्यू होता है ना, पिछले मेंबर ने जो क्वेश्चन पूछे उनके जो आपने जवाब दिए, उन्हीं में से आपका नया मेंबर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं में से आपके आंसर्स को निकाल के उनको पकड़ के, तो यहाँ पे एक तरीके से चेन बन जाती है। तो जैसे मैंने CISF के वहाँ पे जवाब दिए थे, तो सर ने मेरे को यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर थे उन्होंने मेरे को यहाँ पे जो मैंने वो जवाब दिए थे नेताजी सुभाष वाले, उनके बारे में फिर से इन्होंने वो टॉपिक रिवाइव कर दिया। तो इन्होंने पूछा कि नेताजी सुभाष का मेमोरियल कहाँ है, तो मेरे को याद तो था नहीं। तो यहाँ पे एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आपको अगर ना पता हो तो बोल देना सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट इफ यू अलाउ देन आई कैन मेक अ गेस। फिर वो बताएंगे कि गेस करना है कि नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने गेस वेस उनको बोला कि सर सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे शायद, पर मैंने बोल दिया कि सर मेरे ख्याल से कलकत्ता में है। तो मैंने ये पूछा नहीं उनसे कि गेस करना है कि नहीं करना, ये थोड़ी गलती थी मेरी, ठीक है। तो गेस करने के लिए मैंने उनसे उन्होंने बोला कि बताओ कहाँ पे है, मैंने बोला सर कलकत्ता में। बोले तो फिर मणिपुर में क्या है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये गलत बता दिया। मैंने बोला सर सॉरी मुझे नहीं पता कि कहाँ पे है, अब मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था नेताजी सुभाष का जो उन्होंने रिवाइव किया। फिर उन्होंने CISF के ऊपर आ गए वो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मेरा CISF के बारे में बात हुई थी, तो अब इन्होंने फिर से CISF के बारे में पूछा कि CISF, अब देखो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ लोग पूछते हैं ना कि UPSC का इंटरव्यू सिर्फ पर्सनैलिटी है, नॉलेज नहीं है। अरे नॉलेज भी है, पर्सनैलिटी भी है। पर्सनैलिटी नहीं होगी तो नॉलेज नहीं निकलेगी, और नॉलेज नहीं होगी तो पर्सनैलिटी का कुछ भी नहीं दिखा पाओगे। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि CISF का मोटो क्या है, मैंने बता दिया। तुरंत विद इन 1 सेकंड उन्होंने मेरे से पूछा SSB, मैंने बताया। तुरंत एक ही सेकंड के अंदर ITBP, फिर BSF, उन्होंने सारे पूछ लिए मुझसे और मुझे याद भी थे बाई चांस, तो मैंने सारे बता दिए। तो उनके फेस पे भी एक अच्छी स्माइल सी आई थी कि चलो एटलीस्ट पढ़ के आया थोड़ा बहुत और पता है इसको। फिर उसके बाद वही CISF कंटिन्यू, इन्होंने मुझसे पूछा कि CISF में जो स्कैनर्स वगैरह यूज होते हैं बैग वगैरह के अंदर, जो बैग का जो स्कैनर वगैरह उसमें क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि एक्सरे वगैरह होते हैं। अब यहाँ से इन्होंने जो है एक्सरे का क्वेश्चन पूछा, फिर ये आगे ड्रोन वगैरह के ऊपर, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस से भी थोड़ा रिलेट करता है। ड्रोन क्या है, एंटी ड्रोन क्या है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं उस टाइम पे बता दिया जो भी IAF के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उस टाइम पे ड्रोन अटैक हुआ था, तो उसका एग्जांपल भी दे दिया था मैंने। फिर मैंने बता दिया था कि सर ड्रोन, एंटी ड्रोन को एज ए S-400 की तरह कंसिडर कर लो। S-400 जो है वो क्या है कि बड़े टारगेट्स को हिट करेगा, ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ड्रोन को हिट कर देगी, तो है वही सेम चीज, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे से ड्रोन्स के यूजेस के बारे में पूछा। ड्रोन्स के यूजेस, अब देखो इनकी ना एक आदत होती है, बुरी भी नहीं कहेंगे बट एक आदत होती है, आपने किसी चीज का जवाब दिया, वो कहेंगे नहीं और बताइए, मैंने वो भी बताया और बताइए, 3-4 बार ऐसा हुआ। मैंने ड्रोन्स के यूजेस बताए, फिर मतलब मेडिसिन में, डिलीवरी में, ये डिलीवरी, डिजास्टर में इवैक्यूएशन करना, एंड कोविड के दौरान जो रिमोट एरियाज थे वहां पर डिलीवरी। फिर मैं घूम फिर के ना लास्ट में एक ही चीज मेरे पे बची, मैं सर शादियों में शूटिंग करने के लिए भी ड्रोन का यूज करते हैं, तो वो हंसने लग गए, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन खत्म हुआ। और ड्रोन के बाद क्या आता है, ड्रोन के बाद हाँ फिर यही ड्रोन का टॉपिक कंटिन्यू हुआ। उसमें पूछा कि न्यू ड्रोन रूल्स, अब उस रिसेंटली जो है उस टाइम पे न्यू ड्रोन रूल आए थे, मैंने उनके बारे में बता दिया। डिजी स्काई करके कोई ऐप है, उसके बारे में बता दिया था, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आप अलाउ है, यहाँ पे उड़ाना अलाउ नहीं है, ठीक है। ड्रोन के बाद फिर अगला आया BSF का जुरिडिक्शन। उस टाइम पे क्या था कि BSF के जुरिडिक्शन में चेंज किया था, 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया था, सारी फोर्सेज का लगभग सेम करने के लिए। उसके बारे में पूछा, मैंने उसको डिटेल में उनको बताया कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, अभी सारी फोर्सेज ऐसी होगी है, गुजरात में ऐसा है, राजस्थान में ऐसा, असम वगैरह वाले रीजन में ऐसा है, तो इससे भी वो काफी खुश हुए थे। अब आती है मेंबर 2 की बारी, मतलब चेयरमैन और उसके साथ मेंबर 1, 2, 3 होते हैं ना, तो मेंबर 2 की बारी, ठीक है। चेयरमैन और मेंबर 1 हो चुके हैं, अब आती है मेंबर 2 की बारी। तो मेंबर 2 ने जो है, अब देखो जो पहले जो सेकंड मेंबर, जो मतलब मेंबर 1 ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, उन्हीं में से लूप बना के इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इनके जो क्वेश्चंस थे वो पिछले आंसर्स के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन क्या था कि जो एक्सरे के बारे में आपने बताया, तो मुझे बताइए कि एक्सरे जो है वो क्या होती है। तो मैंने एक्सरे के बारे में बताया, कहाँ कहाँ पे, फिर उन्होंने बोला पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताइए। अब मेरे को देखो यार, ये 10th 11th की चीजें मैं भूल चुका हूँ, इतना एग्जैक्ट याद नहीं था, मैंने बता दिया उनको। बट एक तो ऑर्डर उल्टा बताया मैंने, जो रिवर्स ऑर्डर में बता दिया उनको, जो गलत ऑर्डर था, और फिर बीच में रेडियो वेव्स बतानी भूल गया। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि रेडियो वेव्स तो आपने बताया ही नहीं, तो फिर मैंने सॉरी बोल के सर रेडियो वेव्स मिस हो गया शायद, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स भी आ जाएंगी। तो वो फिर उसके बाद फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा। फिर उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आता है BSF के बारे में कि BSF का हेड कौन होता है। देखो देख रहे हो ना, पिछला क्वेश्चन जो था वो BSF का था, अब ये भी BSF के ऊपर ही आ गए। तो ये लूप बनाते हैं ऐसे, आपने जो भी आंसर देने थोड़े सोच समझ के देने हैं। ये मत सोचना कि एक बार बच गए तो बच गए, अगला मेंबर जो है वो उसी टॉपिक को उठा के वापस क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे से BSF के बारे में पूछा कि BSF का हेड कौन होता है। तो मैंने बता दिया कि सर वो डायरेक्टर जनरल होते हैं और ऐसे ऐसे IPS से आते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, वो तो जिस भी कैडर से आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। BSF के जो DG होता है उनके शोल्डर पे कौन सा साइन होता है, तो मुझे याद नहीं आया। अब वो एक मेरे को पता है कि ये सिंबल होता है,
बट मुझे इसका नाम नहीं पता कि स्वॉर्ड एंड बैटन बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया कि सर एक तो अशोक सिंबल होता है और एक जो है वो क्रॉस बना हुआ होता है। तो वो मेरे को गुस्से में देखते कि क्रॉस बना हुआ होता है, उनको पता नहीं कौन सा क्रॉस लगा वो। फिर मैंने बोला सर सॉरी मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या सिंबल होता है, बट वो एक क्रॉस टाइप सा होता है। फिर वो बोलते हैं क्रॉस होता है, फिर चेयरमैन भी बोलते हैं कि क्रॉस होता है। तो मैं डर गया यार बिल्कुल ही कि कुछ गलत बोल रहा है हिमांशु, रुक जाए यहाँ पे। तो मैंने बोला कि सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, अशोक सिंबल के साथ एक सिंबल और होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो वो ठीक है बोलते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। आज इनका अगला क्वेश्चन आता है डेथ पनिशमेंट के ऊपर। अब देखो मेरे को ना यहाँ पे एसआरटी वगैरह किसी ने नहीं पूछा, तो डेथ पनिशमेंट के ऊपर उन्होंने पूछा कि किसी जवान को क्या कैपिटल पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे है, मैंने मतलब अपना जवाब दिया जो भी है, आप अपना जो है सोच सकते हो क्या जवाब देना है। तो मेरे हिसाब से मेरा ठीक जवाब था। फिर मैंने बोला कि सर सीएपीएफ की कोर्ट वगैरह का नाम आ गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सीएपीएफ की ऐसी डेडिकेटेड कोर्ट्स होती हैं। तो मैं बोला सर सॉरी नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कोर्ट नहीं है, मिलिट्री की है, बट सीएपीएफ की कोर्ट्स बनाने की बात हो रही है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होता है और नेक्स्ट मेंबर के ऊपर जो है वो बातचीत आती है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट मेंबर के ऊपर बात आती है तो नेक्स्ट मेंबर जो लास्ट मेंबर थे, अब इन्होंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाया। इन्होंने बोला जैसे हिमांशु आपने ये वागा बॉर्डर सुना है, अटारी बॉर्डर सुना है, ये सब बॉर्डर्स ये हमने पाकिस्तान के साथ हम क्यों बातचीत कर रहे हैं, वो तो हमारे एनिमी है, हमें उनको मतलब उनके साथ एनिमी की तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो मैंने उनका जवाब दिया कि सर ऐसे नहीं, एनिमी वेनिमी नहीं है, हम ट्रेड वगैरह करते हैं और पार्टीशन के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है, ये प्रॉब्लम्स है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप है जो इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो वो सब मैंने उनको दिया और वो सेटिस्फाइड भी हो गए थे उस आंसर के बाद। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद वो आगे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से शिफ्ट हो गए वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हुई मेरे साथ कि मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसमें सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी है, बट हमने मोस्टली सॉफ्टवेयर की चीजें पढ़ी है, हार्डवेयर के बारे में इतना कुछ पढ़ा नहीं। उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग हार्डवेयर ही लगी होगी, तो वो मतलब पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मुझे तो नहीं समझ में आया वो चीजें। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर बताओ। तो चलो मेरे को थोड़ा बहुत याद आया कि मैंने बता दिया उनको। फिर वो बोलते हैं कि एप्पल एंड पेंटियम, ये दो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। अब यार नहीं पता किसको भी, पेंटियम तो मैंने पता नहीं बहुत पहले कभी सुना होगा 5th-6th क्लास में कि पेंटियम भी वर्ड कुछ होता था। तो मैंने बोल दिया सॉरी सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर उसके बाद वो फिर थोड़े कंप्यूटर से रिलेटेड है लेकिन बेसिक क्वेश्चंस है कि कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने थोड़ा बताने की कोशिश करी कि कंप्यूटराइजेशन में तो सिर्फ हम कंप्यूटर बिठा देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर लगा दिया हर जगह पे, ठीक है। डिजिटाइजेशन में हम सारी चीजों को भी डिजिटाइज करने की कोशिश करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन सारी फाइलें वगैरह सब कुछ जो है डिजिटल मोड में रखने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड हुए उससे। फिर उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि हिमांशु डिजिटल डिवाइड क्या होता है। तो मैंने बताया कि सर डिजिटल डिवाइड ऐसे ऐसे है। तो बोले कहाँ कहाँ पे ज्यादा डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि सर नॉर्थ ईस्ट में है, अंडमान निकोबार में है, अपना छत्तीसगढ़ झारखंड के जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज है वहां पे भी बहुत ज्यादा जो है ये चीजें देखने को मिलती है। फिर वो आते हैं इंटरनेट के बारे में कि व्हाट इज इंटरनेट, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट आया, मैंने जो भी डेफिनेशन बताई उनको पसंद ही नहीं आई। मैंने बताया नहीं और बताओ, मैंने बताया दूसरा, नहीं यार अच्छा नहीं लगा, कुछ और बताओ। फिर मैंने कुछ और बताया, बोला अरे आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हो और अच्छे से बताइए इंटरनेट को। तो मैंने फाइनली बोल ही दिया कि सर एज पर माई नॉलेज मुझे इतना ही पता है और अगर इससे बेटर कुछ होगा तो मैं उसको घर पे जरूर जाके पढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बिकॉज वही है ना कि उनकी बातों में उलझे रहो, उससे बेटर है कि चुपचाप किनारा पकड़ के निकल जाओ। बिकॉज वो अगर फंसा देंगे तो फिर टाइम ऐसे ही चला जाएगा, आपको लगेगा बढ़िया हो रहा है। ऐसा बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ जिनका चौबे सर के साथ इंटरव्यू था। उन चौबे सर हंसते रहते हैं सारे टाइम, उनके फेस पे स्माइल रहती है, तो लोगों को लगता रहा कि भैया अच्छा जा रहा है। लेकिन जब मार्क्स आए तो 80, 82, 85, इवन एक कैंडिडेट है जिनको लग रहा था कि उनके 100+ नंबर है, उनका सिलेक्शन भी हो गया, उनको लग रहा था कि होगा भी नहीं सिलेक्शन, बट हो गया। बट उनका चौबे सर का बोर्ड था, 84 नंबर थे सिर्फ इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो खुद भी चौंक गए थे, हम भी चौंक गए थे कि कैसे आए इतने कम नंबर। फिर उसके बाद मेरे जो होम टाउन है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा एरिया, उसके ऊपर पूछना शुरू कर दिया साउथ वेस्ट दिल्ली के बारे में। तो उन्होंने पढ़ लिया साउथ वेस्ट दिल्ली, तो पूछने लगे कि ऐसे गवर्नमेंट जो आपसे जमीन वगैरह ले लेती है और फिर ये आपको सही लगता है। तो मैंने बोला कि सर ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा कि ऐसे गवर्नमेंट ने जमीन ले ली और लिए हैं तो कंपेंसेशन मिलता है। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो ना अड़ गए फिर उस बात पे कि कंपेंसेशन मिलता है तो क्या हो गया, फिर वो तो 10-12 साल में खत्म हो जाता है। मैं बोला सर नौकरी भी मिलती है। बोला वो छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है 8-10 हज़ार की, इसको कौन करेगा। तो फिर मैंने कुछ और डेवलपमेंट वाले एग्जांपल दिए कि सर जो है ये अगर ले रही है गवर्नमेंट तो कुछ चीजें एस्टेब्लिश कर रही है जिसमें हमारा फायदा होता है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी सारी रेंटेड लैंड्स के ऊपर डिस्पेंसरी बना रखी है, तो वो तो हमारा फायदा ही है।
तो उसके बाद वो थोड़ा सेटिस्फाई हुए, तो वो बोले और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि सर खरीदने की बजाय रेंट पे ले सकते हैं जमीनें, एंड जैसा दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के काम में कर रही है, जो मोहल्ला क्लिनिक्स है और जो डिस्पेंसरी है वो ऐसी रेंटेड लैंड्स के ऊपर ही है। तो ये सब क्वेश्चन जो थे उन्होंने पूछे क्वेश्चन थे। फिर और भी कुछ क्वेश्चन थे 2-4 जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहे कि क्या था, बिकॉज टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। थोड़ा बहुत मैंने लिखा था लेकिन अब एग्जैक्टली तो मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब आप देख सकते हो कि मेरा जो इंटरव्यू था। और फिर उसके बाद हाँ एक और लास्ट में चेयरमैन के पास शिफ्ट हुआ। फिर तो चेयरमैन सर के पास जब वो इंटरव्यू गया तो उन्होंने फिर बोला लास्ट में कि हिमांशु योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उनको थैंक यू बोला सबको और मैं जाने लगा। तो सर बोले कि हिमांशु आप अपना शील्ड भूल गए हो। तो मेरे को फिर लगा कि यार तू क्या कर रहा है, मतलब क्या गलतियां कर रहा है, छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, चीजें भूल जा रहा है यार तू वहां पे। मैंने शील्ड उठाई, शील्ड उठाने के बाद मैं चलने लगा। चलने लगने के बाद वो जो गेट होता है ना, गेट खोलते पुश एंड पुल, उसमें मेरा दिमाग खराब। वो एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल जब आप कमरे के अंदर होते हो ना तो आप पुल करते हो और जब बाहर होते हो तो पुश करके अंदर आते हो। उस गेट में उल्टा था, मैं उसको पुल करने लग रहा हूँ, वो खुल नहीं रहा। लेकिन जब वो पर्दा लगा हुआ था, थोड़ा पर्दा जैसे ही हटा, दिखा कि यहाँ पे पुल नहीं पुश लिखा हुआ है, पुश करके बाहर निकलना है। तब मैं बाहर निकला वहां से और तब मेरे मन में कि यार ये अगर नोटिस कर लिया होगा तो पक्का कम नंबर आने वाले हैं। ठीक है, फिर वहां से हम बार निकले और सारे जो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो सबमिट करे थे वो वापस लेके और बाहर निकलते, फोटो वोटो खिंचाते, फिर अपना घर आ जाते हैं। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू, जिसके अंदर में आपने देख लिया कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट क्या थी, मेरे क्वेश्चंस किस तरह के थे, किस तरह के जवाब मैंने देने की कोशिश करी, क्या क्या चीजें मैंने बताई, क्या क्या चीजों पे मैंने नो बोल दिया। ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पे भी मैंने काफी पे नो बोला, काफी सारे जनरल। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डेफ के ऊपर क्वेश्चंस थे कुछ चीजों के ऊपर, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ना तो मेरी हॉबीज के ऊपर कोई क्वेश्चन था, ना ही कोई प्राइज मेडल स्कॉलरशिप के ऊपर था, ना कोई गेम्स एंड जो एक्टिविटीज होती हैं जो उसमें लिखी हुई हैं डेफ में, उनके ऊपर भी नहीं था। इवन मेरे फादर फार्मर हैं और फार्मिंग बैकग्राउंड उस टाइम पे बहुत चल रहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट, ये वो, गवर्नमेंट ने कानून भी वापस ले लिए थे एक ही दिन पहले, उन्होंने वो भी नहीं पूछा। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उस दिन आर्म फोर्सेस डे था, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे था। एंड उसके साथ साथ उससे 2 दिन पहले एक नागालैंड के किसी मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्मी ने कुछ ऑपरेशन में कुछ मिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ गलत हो गया था, वो भी उन्होंने नहीं पूछा। हम प्रिपेयर करके गए थे सबके सब, मुझसे तो नहीं पूछा, आगे आने वाले कैंडिडेट से शायद पूछा हो या नेक्स्ट डे वाले कैंडिडेट से पूछा हो। तो ये चीजें थी। और इसके अलावा जो है चीज होती है एसआरटी, जो कि आपने सुना होगा कि एसआरटी जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपसे पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट हो, डिप्टी कमांडेंट हो और ये हो गया है तो आप क्या करोगे। तो ऐसा मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और लोगों से पूछे जाते हैं बट मेरे से नहीं पूछा गया था। तो ये बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेफ के ऊपर बेस्ड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, बट डेफ जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये है कि आप इंटरव्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा क्या नहीं, बस दूसरों के इंटरव्यू को देख के क्वेश्चंस देख सकते हो, उनके आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले जा सकते हो। ठीक है, मोस्टली तो चीजें कॉन्फिडेंस की है। अभी यहाँ पे आपको एक बात और बताऊं, जब मैं वहां गया और उन्होंने मेरे को शील्ड वगैरह दिए तो उन्होंने ग्लव्स दिए थे। अब उन ग्लव्स में पता नहीं क्या व्हाइट पाउडर था, मेरा सारा ब्लैक कोट और जो ब्लू कोट था वो व्हाइट हो गया, मेरी शर्ट पे यहाँ पे कुछ पिंक कलर लग गया। अब मैं इतना डिमोटिवेट किया, व्हाइट शर्ट है, पिंक दिखाई दे रही है, कितनी बुरी लग रही है ये। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 मिनट के बाद मैं शांत हो गया एंड मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि कोई बात नहीं, ये अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वो तो करेंगे कंट्रोल, जो नहीं कर सकते उसमें तो क्या ही कहने हैं। पिंक लग गया, हो सकता था इंक गिर जाती, किसी का पेन कोई यूं कर रहा और मेरे ऊपर ही गिर जाती, तो मैं क्या कर लेता, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अनकंट्रोलेबल चीज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने अपना बताने की कोशिश करी कि ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था, सारी चीजें मैंने आपको बताई कि क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए, कोई 1-2 क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो। और आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको जो है इंस्टाग्राम हैंडल का जो वो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी लाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने करी कैसे थी। एक्चुअल में ना मैंने बहुत ही स्ट्रीमलाइन वे में प्रिपरेशन करी थी, डिवाइड कर करके कि लाइक ये चीजें 6-7 चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड अपने जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से मैसेज करके पूछ सकते हो मुझे। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप कि आपने कुछ चीजें सीखी भी होंगी और कुछ चीजें आपको नई भी पता चली होंगी, बिकॉज इंटरव्यू ऐसा है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें आप कुछ चीजें सोच के जाओगे, हो सकता है कि वो हो जाए, हो सकता है वो ना भी होए।
कुछ कह नहीं सकते कौन सा बोर्ड आ जाता है, कौन सा बोर्ड नहीं आ जाता, किस टाइम पे आपकी बारी आएगी, पहला भी नंबर हो सकता है, छठा नंबर भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए पहले से कोई प्री कंसेप्शन, कोई प्री नोशन लेके अपने दिमाग में ना जाना, सिंपल सा अपना जो है तैयारी करना और अपना जो है अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट लेकर के वहाँ पे जाना, तभी आपका इंटरव्यू जो है वो बेटर हो पाएगा। जितना ज़्यादा नर्वस रहोगे उतना ज़्यादा खराब होना है, बिकॉज मैं शुरुआत में नर्वस हुआ था और मैंने आपको अपने इंसिडेंट जो है बताए, वो देख के आपको लग ही गया होगा कि सिचुएशन थी तो डिफिकल्टी, बट ठीक है किसी तरह हैंडल हो गई, ठीक है। तो ये था सारा ट्रांसक्रिप्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।